गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम पुलकित श्रीवास्तव। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं भौतिक, और क्षार क्या होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं भौतिक। इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। अब इससे जो चैप्टर में नाम नहीं है, लेकिन इस अध्याय में बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो प्रकरण है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कक्षा 10 है उसकी बोर्ड परीक्षा में ये इस जगह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर पूछा जाता है हमेशा। तो इस जो टॉपिक का नाम है, जो प्रकरण का नाम है, वह है सूचक। क्या नाम है? सूचक। सूचक मतलब इंडिकेटर्स, जो सूचना दें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सूचना देने का अर्थ कुछ अलग प्रकार से है। जैसे सूचक वे रसायन होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय माध्यम को तथा क्षारीय माध्यम को प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग कहते हैं सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग देते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय माध्यम को तथा क्षारीय माध्यम को प्रदर्शित करते हैं, इनकी सूचना देते हैं सामने वाले को कि क्या अम्ल है या क्या क्षार है। अब बात आती है जो परिभाषा है कि अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग देते हैं, उसका रीजन समझिएगा। हाँ, यह प्रदर्शन का जो इनका तरीका है वो कई प्रकार से, जैसे यह अम्लीय माध्यम में एक रंग दे देते हैं, क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग दे देते हैं, पहला गुण। दूसरी चीज, यह अम्लीय माध्यम में एक गंध देते हैं, क्षारीय माध्यम में दूसरा गंध देते हैं। यह अम्लीय माध्यम में एक प्रकार का स्वाद प्रकट करते हैं तथा क्षारीय माध्यम में दूसरे प्रकार का स्वाद प्रकट करते हैं। तो क्या है, सूचक जो है वो सूचना दे रहे हैं अम्लीय और क्षारीय माध्यम की, लेकिन किस प्रकार से, वह सूचकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे सूचक वे रसायन या वे पदार्थ हैं जो अम्लीय माध्यम तथा क्षारीय माध्यम को विभिन्न रंगों, विभिन्न स्वाद तथा विभिन्न प्रकार के जो और भी गुण हैं उनसे प्रदर्शित करते हैं। यह सूचक चार प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? सूचकों के चार प्रकार होते हैं। सूचक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? सूचक चार प्रकार के होते हैं। कितने? चार प्रकार के। कौन कौन से सूचक होते हैं? पहला सूचक होता है प्राकृतिक सूचक। कौन सा सूचक होता है? प्राकृतिक सूचक। अर्थात वे पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा अम्लीय माध्यम तथा क्षारीय माध्यम को अपने विभिन्न रंगों, विभिन्न गुणों तथा विभिन्न प्रकार के स्वादों द्वारा उनमें भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, उनको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। कौन सा सूचक कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक अर्थात ये जो सूचक होते हैं यह प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे हम लिचन पेड़ होता है, लिचन पौधा होता है, लाइकन पौधा होता है, ठीक है, उसकी पत्तियों को हम प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग कर सकते हैं? प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सूचक होता है उसका नाम होता है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? देखिए, वह सूचक, ठीक है, जिनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है केवल और केवल इसलिए कि वह अम्ल और क्षार में भिन्नता प्रदर्शित कर सकें, उन सूचकों को हम कहते हैं संश्लेषित सूचक। क्यों? क्योंकि यह प्रयोगशाला में इनका निर्माण किया जाता है, और प्रयोगशाला में निर्माण जो होता है उसको हम बोलते हैं संश्लेषण करना। क्या? किसी भी चीज को बनाने का मतलब क्या है? संश्लेषण करना। तो क्या इस प्रकार के सूचक क्या कहलाते हैं? संश्लेषित सूचक, क्योंकि यह प्रयोगशाला में निर्माण किए हुए होते हैं तथा अम्ल तथा क्षार में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है गंधीय सूचक की। कौन से? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, अब ये क्या होते हैं? ध्यान से देखिएगा। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक वह सूचक होते हैं जो अम्लीय माध्यम में एक गंध तथा स्वाद तथा क्षारीय माध्यम में दूसरे प्रकार के गंध तथा स्वाद को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्या हो गया? गंधीय सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय माध्यम में एक गंध या स्वाद तथा क्षारीय माध्यम में दूसरे प्रकार का जो गंध है या स्वाद प्रदर्शित करते हैं। देखिए, मैंने एक चीज ध्यान नहीं दी, आप लोग ध्यान से। संश्लेषित सूचक का उदाहरण मेथिल ऑरेंज
या फिनोल्फ्थलीन, यह प्रयोगशाला में निर्मित वह रसायन होते हैं जो सूचक की तरह प्रयोग किए जा सकते हैं। अब चूंकि प्रयोगशाला में निर्मित है तो इसको हम बोलते हैं संश्लेषित सूचक। ठीक, अब आते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक के बारे में मैंने आपको बताया क्या होते हैं, जो अम्लीय माध्यम तथा क्षारीय माध्यम में अलग अलग गंध एवं स्वाद का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे इसका एक उदाहरण। गंधीय सूचक का एक उदाहरण बहुत आप लोग घर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। इसका नाम है प्याज। प्याज करता है अम्लीय माध्यम में दूसरा स्वाद देता है तथा क्षारीय माध्यम में दूसरे प्रकार का स्वाद देता है। ठीक, अब एक सूचक और है जिसका नाम है सार्वत्रिक सूचक। क्या? सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में भी जरूरत है। देखिए, हर जगह पर अलग अलग सूचकों का प्रयोग अलग अलग तरह से करना पड़ रहा था, जिससे समस्याएं आ रही थी। तो कई सभी सूचकों को मिलाकर क्या किया गया, सार्वत्रिक सूचक बनाया गया। ठीक है, इस सार्वत्रिक सूचक की एक स्केल बनाई गई जिसपे विभिन्न प्रकार के रंग थे और उन रंगों का अलग अलग पीएच मान था। जैसे हमने कभी किसी जो है सार्वत्रिक सूचक में जब पट्टी को डुबोया तो जो हमें फिल्टर पेपर की जो पट्टी थी, जो फिल्टर पेपर की पट्टी थी जो हमने ली थी, उसका जो रंग आया वो हम सार्वत्रिक सूचक से मिला लेते हैं, उसके रंग से, और जो रंग हमें मिलता है उस रंग के पीएच से हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि यह सूचक अम्लीय, कि यह पदार्थ जो है वह अम्लीय है या नहीं है। अब आपके सामने एक बहुत बड़ा टॉपिक आ गया कि पीएच क्या होता है, पीएच मान क्या होता है। देखिए, बहुत पहले पीएच मान के बारे में यह परिभाषा दी गई थी, सूचक समझ गए होंगे आप लोग। अब जरा पीएच मान के बारे में भी ध्यान से पढ़िएगा। पीएच मान क्या होता है, पीएच मान के दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होते हैं। पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान, ठीक है, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ध्यान से, कभी कभार यह जो परिभाषा है वो याद नहीं रहती, इसलिए कैसे याद करेंगे पीएच मान को, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। बहुत ही आसान है। पीएच कैसे निकालेंगे आप, पीएच जब भी निकालना हो तो पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस एट बेस 10। ठीक है, क्यों, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। अब जब हम पीएच मान निकाल लेते हैं तो पीएच से एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान, अगर किसी विलयन का जो पीएच मान है वह 7 से कम है, कैसा है, 7 से कम है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर है तथा यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से बड़ा है, तब वह विलयन कैसे होंगे। ध्यान समझिएगा, पीएच मान 7 से कम यदि है तो वह विलयन अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 के बराबर है तो वह विलयन कैसा होगा, वह विलयन आपका उदासीन होगा। उदासीन मतलब अम्लता तथा क्षारकता जो है वो दोनों बराबर होंगी। ठीक है, तीसरी बात, अगर पीएच मान जो है वह 7 से कम है, तब हम क्या, 7 से ज्यादा है उस क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा इसको ग्रेटर देन का साइन लगेगा, 7 से ज्यादा है तो वह विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि हम विलयन के पीएच मान से बहुत ही आसानी से ये ज्ञात कर लेते हैं कि विलयन अम्लीय है तथा क्षारीय है या फिर कैसा, उदासीन है। तो अगर पीएच मान 7 से कम है तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय। विलयन का पीएच अगर 7 है तो उदासीन हो जाएगा, और अगर विलयन का पीएच 7 से ज्यादा है तो क्षारीय प्रकृति का विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने पीएच मान तक भी जो परिभाषा थी वह ध्यान से पढ़ ली, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे लवण की। ठीक है, क्या होते हैं लवण। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण वाले अध्याय में मैंने आपको एक अभिक्रिया का नाम बताया था, जिस अभिक्रिया का नाम था उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या नाम था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कुछ लोगों को याद होगा, नहीं याद हो तो आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जहां पर अम्ल तथा क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या, कौन सा पदार्थ बन रहा है, लवण बन रहा है। क्या बन रहा है, लवण बन रहा है। ध्यान से समझिएगा, उदासीनीकरण
अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जहां पर कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो लवण के निर्माण में सहयोगी कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया होगी, एक लवण का जन्म अवश्य होगा। ठीक है, तो आपने समझा लवण क्या होते हैं? लवण अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से निर्मित होने वाला उत्पाद होता है, जिसमें अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। यह लवण दो प्रकार के हो सकते हैं मुख्यतः, वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं जिनके बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे, अम्लीय लवण तथा क्षारीय लवण। अम्लीय लवण तब होंगे जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया में अम्ल की प्रबलता अधिक होगी, तथा अगर क्षार की प्रबलता अधिक है तो हम क्या कहेंगे? या जो लवण बनेगा वह क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, बोर्ड परीक्षा में लिखते समय, जैसे ये HCl लिखा है तो इसके नीचे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH के नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl के नीचे सोडियम क्लोराइड यानी सामान्य लवण, और H2O के नीचे वाटर यानी जल लिखना कभी ना भूलें। इससे आपकी जो अभिक्रिया रासायनिक समीकरण जो आपने लिखा है उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को, और इस चैप्टर को ढंग से रिवाइज करेगा। ओके, थैंक यू।